हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका वेलकम करता हूं हमारे चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। और भारत के इतिहास में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है क्या, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग औरंगजेब तक मुगल वंश में औरंगजेब तक देख चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं क्या, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। कल तक या फिर पिछले लेक्चर में हमने देखा है क्या, औरंगजेब के बारे में। अब औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का हो रहा है कमजोर हो रहा है। अब मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो चुका है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, अर्थात 1707 के बाद। जब पहली लेक्चर हुई है, पहली क्लास हुई है, वहां पर पढ़े थे क्या, मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 से लेकर प्रथम अरब आक्रमण से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक का समय क्या कहलाया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास कहलाया। और उसके बाद अब मुगल वंश का पतन प्रारंभ हो गया है। मुगल वंश का पतन औरंगजेब की मृत्यु के बाद प्रारंभ हो गया है। उनके बाद के जो उत्तराधिकारी है, मुगल वंश के उत्तराधिकारी हैं, सब के सब अयोग्य हैं। ठीक है, उनमें किसी में भी ये क्षमता नहीं है कि इतने बड़े साम्राज्य को समेट सके, उनका कुशल रूप से नेतृत्व कर सके। ऐसी क्षमता इनके उत्तराधिकारियों में नहीं है। इसी कारण मेंस में बहुत कम इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मेंस में बहुत कम इनसे क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन प्री के दृष्टिकोण से ये जो शासक हैं वो महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ के नाम महत्वपूर्ण है, उन सब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, एक लुक मारते हैं उन पर कि कौन कौन से शासक थे औरंगजेब के बाद इस मुगल वंश में। ठीक है, देखते कौन कौन थे। औरंगजेब को बना है बहादुर शाह प्रथम, बना कौन बना है, बहादुर शाह प्रथम। इन्हें बोला था क्या, शाह ए बेखबर है। बहादुर शाह प्रथम को ही कहा जा रहा है क्या, शाह ए बेखबर। इस उपाधि के नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शाह ए बेखबर किस मुगल बादशाह को कहा गया है, किसको बोला गया है, बहादुर शाह प्रथम, जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे। और इन्हें बोला गया क्या, शाह ए बेखबर। अब इनके बाद कौन बना है, जहादर शाह बने। कौन बने हैं, जहादर शाह। जहादर शाह के बाद कौन बना है, इनके भतीजे, जहादर शाह के बाद उनके भतीजे फर्रुखसियार शासक बने हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, जब पढ़ेंगे आधुनिक भारत तब इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इनसे ही क्या हो रहा है, अंग्रेजों की महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी हुई है। इसके बाद इसीलिए फर्रुखसियार पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ेंगे आधुनिक भारत तब वहां पर फर्रुखसियार आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम जहादर शाह क्या है, ये भतीजे थे। और इनके बाद कौन बना है, रफी उद दर्जात। कौन बने हैं, रफी उद दर्जात। ये रफी उद दर्जात जो हैं मुगल इतिहास में सबसे कम समय तक रहने वाले मुगल बादशाह हैं। सबसे कम समय तक मुगल बादशाह कौन रहा है, रफी उद दर्जात रहा है, जो फर्रुखसियार के बाद मुगल वंश के उत्तराधिकारी थे। उनके बाद कौन बने हैं, रफी उद दौला बने। कौन बने हैं, रफी उद दौला। उसके बाद बने कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बने हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। कौन बने हैं, आलमगीर द्वितीय। अगर क्वेश्चन पूछा आलमगीर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, किसने की थी, कल ही पढ़े क्या, औरंगजेब ने आलमगीर एवं जिंदा पीर की उपाधि धारण की थी। इसी कारण अगर आलमगीर प्रथम बोल रहा मतलब कौन है, वो औरंगजेब है। ये कौन थे, आलमगीर द्वितीय थे। इनके बाद कौन बना है, शाह आलम द्वितीय। कौन बना है, शाह आलम द्वितीय। फिर अकबर द्वितीय। फिर अंतिम मुगल बादशाह कौन है, बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली में उस विद्रोह का नेतृत्व किया है। और बाद में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें रंगून भेज दिया है, जहां बाद में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इस तरह से मुगल वंश समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से मुगल वंश समाप्त हो जाएगा बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, तो ये सब क्या है, औरंगजेब के उत्तराधिकारी हैं। इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो है महत्वपूर्ण है, कुछ जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है। फर्रुखसियार है, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला है, शाह आलम द्वितीय है, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। इनके बारे में कुछ ना कुछ प्री में पूछ सकता क्वेश्चन, तो देख लेते हैं एक बार इनके बारे में। देखते हैं पहला कौन सा है, फर्रुखसियार। सबसे देखते क्या, फर्रुखसियार। ध्यान देना, अब जो फर्रुखसियार के पूर्वज हैं, यानी कि जहादर शाह, बहादुर शाह प्रथम, इनके समय में दो भाई हैं। इनके समय में दो भाई हैं जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने लगा है। ठीक है, इनके समय में क्या है, दो भाई हैं जिनका प्रभाव बादशाह पर बहुत ज्यादा पड़ने लगा है। मतलब बादशाह उनकी हर बात सुनते हैं और बादशाह की ओर से हर डिसीजन वही ले रहे हैं। तब उन भाइयों को बोला गया क्या, किंग मेकर बोला गया। क्या बोला गया, किंग मेकर बोला गया है। वो भाई कौन है, सैयद बंधु कला है। वो भाई कला है, सैयद बंधु कला है। ठीक है,
और फर्रुख सियार के समय ही सैयद बंधुओं ने जजिया कर समाप्त कर दिया है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं सुनिए मैं। ठीक है, जो फर्रुख सियार हैं उनके पहले कौन बने हैं, जहादर शाह का बने हैं, शासक बने हैं। इस समय क्या हो रहा है, दो भाई हैं जिनका प्रभाव मुगल बादशाह के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा पड़ रहा है, और उन भाइयों को बोला गया है क्या, किंग मेकर। अगर क्वेश्चन पूछ ले प्री में कि किंग मेकर किन्हें कहा गया है, इन सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा गया था, जिनका प्रभाव मुगल बादशाह पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था। और फर्रुख सियार के समय में ही इस सैयद बंधुओं ने जजिया कर को समाप्त किया है। फर्रुख सियार के समय में सैयद बंधुओं ने जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, हमने देखा क्या, सबसे पहले अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। लाया किसने फिर से, औरंगजेब ने लाया था। ठीक है, लेकिन बाद में फर्रुख सियार के समय सैयद बंधुओं ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। फिर अगला पढ़ते हैं, इन्होंने अंग्रेजों को शाही फरमान जारी किया है। ध्यान देना, एक गंभीर बीमारी से पीड़ित कौन, फर्रुख सियार। जब एक अंग्रेज चिकित्सक के द्वारा इनका इलाज किया गया है, फर्रुख सियार का इलाज किया गया है, तब वो खुश होकर अंग्रेजों को एक अधिकार पत्र देते हैं, बोलना चाहिए एक फरमान जारी करते हैं, उनके लिए एक फरमान जारी करते हैं। उस फरमान को बोला गया क्या, शाही फरमान, जिसके द्वारा अंग्रेजों को व्यापार के क्षेत्र में व्यापक अधिकार प्राप्त हुए हैं फर्रुख सियार के द्वारा जारी इस शाही फरमान के द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है प्री में कि घृणित कायर किस मुगल बादशाह को कहा गया है, इस फर्रुख सियार को ही क्या बोला गया है, घृणित कायर कहा गया है। फर्रुख सियार को क्या बोला गया है, घृणित कायर कहा गया है। फर्रुख सियार के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में लिख के आना। ठीक है, मुगल बादशाह फर्रुख सियार के बारे में लिखिए, 2 मार्क्स में। ठीक है, इन्हें क्या बोला गया है, घृणित कायर बोला गया है। ध्यान देना, फर्रुख सियार की बाद में हत्या कर दी गई है, और जो मुगल साम्राज्य के इतिहास में पहली बार एक घटना हुई क्या, कि किसी मुगल बादशाह की हत्या एक अमीर के द्वारा कर दी गई है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के इतिहास में पहली बार एक घटना हुई है क्या, कि किसी बादशाह की हत्या एक अमीर के द्वारा कर दी गई है। ठीक है, फर्रुख सियार की हत्या कर दी गई है। और इनके बाद आप देखते हैं अगले महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। ठीक, इस बारे में मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में देखते हैं। ये परवर्ती मुगल शासकों में महत्वपूर्ण में से एक है। ठीक है, इनके बिहेवियर के कारण क्या बोला गया, रंगीला बोला है। विलासपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं कौन, मोहम्मद शाह। इसी कारण क्या बोला गया है, मोहम्मद शाह रंगीला इन्हें बोला गया है। इनके समय क्या हो रहा है, सैयद बंधुओं का अंत हो गया मोहम्मद शाह रंगीला के समय। मतलब जो किंग मेकर हैं अब नहीं रहे हैं। ठीक है, किंग मेकर अब नहीं रहे हैं मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। मैं बार बार बोल रहा हूं क्या, रंगीला का मतलब क्या है, विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मतलब राजकाज में ध्यान नहीं है, कामकाज में इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या है, साम्राज्य अब छिन्न भिन्न होने लगा है, और जो आंतरिक स्थिति है राज्य की वो कमजोर होने लगी है। और इस मौके का फायदा उठाकर छोटे छोटे राज्य अब खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे हैं। और इसी कड़ी में हैदराबाद, अवध और बंगाल ने खुद को इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया है। हैदराबाद में निजामुल मुल्क नाम के व्यक्ति शासक बन गए हैं। इन्होंने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया है। वैसे ही अवध में सादत खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, एक पृथक साम्राज्य की स्थापना की है। तत्कालीन बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब शामिल है। और इसके शासक कौन है, अलीवर्दी खां जी हैं, जिन्होंने खुद को मुगल साम्राज्य से अलग बताया है। और इंडिपेंडेंट शासक की उपाधि धारण की किसने, अलीवर्दी खां ने। मतलब क्या है, अब मुगल साम्राज्य अनेक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होना प्रारंभ हो गया, कब, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक तो ऐसी कमजोर हो चुका है, और तब एक विदेशी आक्रमणकारी फारस के शासक नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया है। फारस के शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के समय भारत पर आक्रमण कर दिया है। जब आक्रमण किया है तो क्यों किया है, लूटपाट के उद्देश्य। इस नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण लूटपाट के उद्देश्य से किया है।
और क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला अयोग्य व्यक्ति है इसलिए इनके आक्रमण का सामना नहीं कर पाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के आक्रमण का सामना नहीं कर पाएगा। दोनों के मध्य युद्ध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, करनाल का युद्ध। क्या बोलते हैं, करनाल का युद्ध। लेकिन क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला क्या है, अयोग्य है, इसीलिए इनका सामना नहीं कर पाएगा। और बाद में नादिर शाह भारत में मनमाने ढंग से लूटपाट करेंगे। नादिर शाह भारत में मनमाने ढंग से लूटपाट करेंगे। अब देखते हैं लूटपाट में लेकर क्या गए हैं। जब लूटपाट किया है तब क्या लूट कर ले गए हैं, 30 करोड़ रुपए नगद। नादिर शाह भारत से 30 करोड़ रुपए नगद लेकर गए हैं। साथ ही साथ क्या लेकर गए हैं, तख्त ताउस। क्या लेकर गए हैं, तख्त ताउस। क्वेश्चन आएगा, तख्त ताउस का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। और उसमें क्या लगा हुआ है, कोहिनूर हीरा। क्या लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा। ये तख्त ताउस को कोहिनूर हीरो के साथ कौन ले गया है, नादिर शाह भारत से ले गया है। ठीक है, एक तो 30 करोड़ रुपए कैश भी ले गया है, साथ ही साथ तख्त ताउस अर्थात मयूर सिंहासन जिसमें क्या लगा है, कोहिनूर हीरा, वो भी नादिर शाह यहां से छीनकर अपने देश फारस दे गया। ठीक है, ये था किसके बारे में, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। देखते हैं अपन अगले शासक के बारे में। देखते हैं अब अगले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बारे में। नाम क्या है, शाह आलम द्वितीय। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है मेंस के दृष्टिकोण से, प्री के दृष्टिकोण से। क्योंकि इनके समय क्या हुआ है, बक्सर का युद्ध। क्या हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ है कब, 1764 में। कब हुआ है, 1764 में। भारत के इतिहास में दो युद्ध हैं, दो महत्वपूर्ण युद्ध। कौन से, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। माना जाता है क्या कि इन दोनों युद्ध के माध्यम से ही, प्लासी के युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764, इन दोनों युद्ध के माध्यम से ही अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा आरंभ किया है। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा प्रारंभ किया है। और इस बक्सर युद्ध के समय बादशाह कौन है, शाह आलम द्वितीय। कौन है, शाह आलम द्वितीय। और इसके बाद इस बक्सर युद्ध के पश्चात अंग्रेज और भारतीयों के मध्य, अंग्रेज और बादशाह के मध्य क्या हुई, इलाहाबाद की संधि। क्या हुई, इलाहाबाद की संधि। और उस संधि के द्वारा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा इन अंग्रेजों को भारत में व्यापक अधिकार मिले हैं। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है, शाह आलम द्वितीय। बाद में यही अंग्रेज हम पर क्या करेंगे, रूल करेंगे, शासन करेंगे। ठीक है, अधिकार सबसे पहले कब मिला है, शाह आलम द्वितीय के द्वारा 1765 में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि में उन्हें व्यापक अधिकार दिए गए थे। संधि हुई क्यों है, इस बक्सर के युद्ध के पश्चात। जब बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने इस मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और उनके सहयोगियों को हराया। जब हार गया तब क्या किया है, संधि की है। और संधि में अंग्रेजों को व्यापक अधिकार मिले हैं। और उस संधि के बाद अंग्रेजों ने कभी पलट कर नहीं देखा है, कभी भी पलट कर नहीं देखा है। अब भारतीयों पर रूल करेंगे, वो भारतीयों पर अब शासन करेंगे और धीरे धीरे पूरे भारत को वो अपने अधीन कर लेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे उसके बारे में, कैसा अधीन करते हैं। अब इनके समय में क्या किया गया है, अब अभी तक क्या होता था, जो मुगल बादशाह शासन कर रहा है, उनको अपने साम्राज्य विस्तार का अधिकार था शाह आलम द्वितीय के पहले तक। ठीक है, जब इलाहाबाद की संधि हुई है उसके पहले तक वो एक राजा के रूप में कार्य कर रहे हैं, बादशाह के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहां उन्हें व्यापक अधिकार है, जिसमें साम्राज्य विस्तार भी आता है, साथ ही साथ अपने क्षेत्र की रक्षा करना भी आता है। लेकिन जैसे ही शाह आलम द्वितीय ने की संधि की है, अब वह अंग्रेजों का बन गया है पेंशनर बन गया। क्या बन गया है, पेंशनर का मतलब क्या है, अब अंग्रेज उन्हें कोई निश्चित अमाउंट, समझ चाहिए, पेंशन मतलब समझते हैं ना कि कोई वृद्ध हो गया है तो उसको हर महीने पेंशन पैसा देते हैं, पैसा दे दिए लेकिन कुछ भी काम नहीं करना है। वैसे इनको है, पेंशन दे रहे हैं मतलब आपको कुछ भी काम नहीं करना है, आपका काम कोई और संभालेगा। कौन संभालेंगे, अंग्रेज संभालेंगे। मतलब क्या है, इनके अधिकार अब छीन चुके हैं, केवल पेंशन मिल रहा है। अंग्रेजों से सिर्फ क्या मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। और इनके क्षेत्र पर अब अंग्रेजों का वास्तविक रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय क्या है, इस समय मुगल सम्राट का हो गया, पेंशनर बन गया अंग्रेजों का। मुगल सम्राट अब अंग्रेजों के पेंशनर बन चुके हैं शाह आलम द्वितीय के समय में। मतलब क्या है, उनकी शक्ति अब कमजोर हो गई है और धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगी। जो शक्ति अभी इनके समय में है वो भी अब धीरे धीरे कम होने लगेगी। कुछ समय पश्चात आएगा कि अंग्रेजों ने इनको ही बोल दिया कि आप यहां से निकल जाओ करके। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में।
इनके बाद बादशाह कौन बने हैं? अकबर द्वितीय। कौन बने हैं? अकबर द्वितीय जी। ध्यान देना, इस समय क्या हो गया है, जो मुगल सम्राट है क्या बन गया है? पेंशनर बन गया है। लेकिन जो पेंशन की राशि है बहुत ही क्या है? कम है। पेंशन की राशि क्या है? बहुत ही कम है, एक बादशाह के लिए बहुत ही कम है। तब अकबर द्वितीय ने, अच्छा ठीक है, हमने पढ़ा है बादशाह अकबर के बारे में, वो अलग है, ठीक है, बादशाह अकबर अलग है। औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर, वो अलग है, और ये अकबर द्वितीय ये अलग है। तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बादशाह अकबर, औरंगजेब का पुत्र अकबर और ये अकबर द्वितीय, तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं जो अकबर द्वितीय हैं, ठीक है। अकबर द्वितीय जो शाह आलम के उत्तराधिकारी हैं, इन्होंने राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है, एक व्यक्ति है, नाम क्या है? राम मोहन राय जी, उन्हें राजा की उपाधि दी है। और उपाधि देने के पश्चात कहां भेजा है? इंग्लैंड भेजा है। क्यों भेजा है? कि वो जाकर, राजा राम मोहन राय जी वहां जाकर अंग्रेजों से बात करें। किस संबंध में बात करें? इस पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिए बात करें, ठीक। इसको भेजा है राजा राम मोहन राय जी को, कहां भेजा है? इंग्लैंड भेजा है, ताकि इस पेंशन में बढ़ोतरी की मांग वहां जाकर वो कर सके। लेकिन इनकी मृत्यु, राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक शहर में हो जाएगी, और पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो पाई। इनके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, उल्टा एक घाटा और हो गया है। उल्टा एक घाटा और क्या हो गया है? इनके शासनकाल में भारत में मुगल सिक्के बंद करा दिए गए हैं। इनके शासनकाल में भारत में मुगल सिक्कों का प्रचलन अब समाप्त कर दिया गया है अकबर द्वितीय के शासनकाल में। यहां पर केवल पेंशनर बने थे, लेकिन सिक्का वैलिड था, सिक्का अभी भी वैलिड था। लेकिन अकबर द्वितीय के समय मुगल सिक्कों को अब इनवैलिड कर दिया गया है, उन्हें बंद कर दिया गया है अकबर द्वितीय के समय में। मतलब क्या है? उनकी शक्ति को और कम किया गया है, मुगलों की शक्ति को अब और कम किया गया है। इसी कड़ी में अब देखते हैं अगले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में। ये क्या है? अंतिम मुगल बादशाह। ये क्या है? अंतिम मुगल बादशाह है, ठीक है। जब हुई कि 1857 की क्रांति, तब इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया दिल्ली वाले एरिया में इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया है। अब ध्यान देना, इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, युद्ध करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर ही पार्टिसिपेट कर रहा है कौन? बहादुर शाह जफर जी। और इस कारण इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जब हार का सामना कर रहे हैं, तब दो अंग्रेज सेनापति हैं, सेनापति नाम क्या है? हडसन एवं निकलसन। इन लोगों ने इन्हें सब तरफ से घेर लिया। जब घेर लिया है, तब बहादुर जफर छिप कर भागेंगे और कहां छुपे हैं? हुमायूं के मकबरे में छिपते हैं। बहादुर शाह जफर भागकर हुमायूं के मकबरे में अपने पुत्रों के साथ छिपते हैं, जहां से इनकी क्या होगी? गिरफ्तारी। बहादुर जफर की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से होगी, जहां से उन्हें गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया है? रंगून भेज दिया गया है, और जहां बाद में इनकी मृत्यु हो जाएगी। बहादुर शाह जफर की बाद में मृत्यु हो जाएगी, और इस तरीके से मुगल वंश समाप्त होता है। इस तरीके से मुगल वंश आपका समाप्त होता है। क्लियर है? इनके बारे में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के दृष्टिकोण से, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान देना, इन सब के बारे में, शाह आलम जी के बारे में, अकबर द्वितीय के बारे में और बहादुर शाह जफर जी के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। लेकिन क्योंकि मुगल जो उत्तराधिकारी है औरंगजेब की, ये बताना इंपॉर्टेंट था, इसका यहाँ पर हल्का सा चैनलाइज कर दिया हूं मैं, ठीक है। क्लियर है? अब स्टार्ट करने वाले क्या? मुगल कालीन प्रशासन, मतलब प्रशासन इनके समय में चलता कैसे था। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कौन है? शेर शाह सूरी जी। कौन है? शेर शाह सूरी जी। हमने देखा क्या? हुमायूं के समय में शेर शाह सूरी जी ने, ठीक है, हुमायूं को क्या अपदस्थ किया है, और अपदस्थ करने के पश्चात कुछ समय तक दिल्ली वाले एरिया पर शासन किया है, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, मुगल काल के अंतर्गत ही कुछ समय तक शेर शाह सूरी जी ने भारत पर शासन किया है, और उनके काल को या उनके शासन काल को इस मुगल काल में ही इंक्लूड करते हैं। इसीलिए मुगल कालीन प्रशासन पढ़ने से पहले शेर शाह सूरी जी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो इसलिए अब स्टार्ट करेंगे क्या? शेर शाह सूरी जी के बारे में। डाली हेडिंग शेर शाह सूरी जी के बारे में, जो कि अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे क्या? शेर शाह सूरी जी के बारे में, ठीक है। वेलकम अगेन गाइस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन शेर शाह सूरी के बारे में। स्टार्ट करते हैं शेर शाह सूरी। डाली हेडिंग शेर शाह सूरी के बारे में, ठीक है।
हमने पढ़ा है क्या, दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत। उसने 5 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन से थे वो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, ये 5 राजवंश हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। उनमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा वंश, इनमें से कौन सा वंश अफगानी था, कौन सा था, लोदी वंश। लोदी वंश के शासक कौन थे, अफगान थे, अफगानी थे। ठीक है, और उनके बाद लोदी वंश को हराया किसने था, बाबर ने हराया था। लेकिन बाबर के बाद जब उनका पुत्र हुमायूं क्या बना है, शासक बना है, तब हुमायूं को एक व्यक्ति ने हराया है, पराजित किया है। नाम क्या है उनका, शेरशाह सूरी। मतलब क्या है, एक गैप के बाद, लोदी वंश के बाद एक गैप आया जब मुगलों ने भारत पर राज्य किया, और उसके बाद अफगान वंश की पुनः स्थापना हुई है। अफगान वंश की पुनः स्थापना हुई है शेरशाह सूरी जी के द्वारा। इसी कारण इन्हें क्या बोलते हैं, क्या भारत में सेकंड अफगान वंश का संस्थापक, भारत में द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक कौन है, शेरशाह सूरी है। क्योंकि प्रथम अफगान वंश कौन सा था, लोदी वंश था, जिसके बाद मुगलों ने भारत पर राज्य किया है। सेकंड अफगान वंश कौन सा है, सूर वंश आया है, जब सूर वंश के व्यक्ति शेरशाह सूरी ने भारत पर कब्जा किया है, हुमायूं को हराकर भारत पर कब्जा किया। इसीलिए क्या, इसी कारण क्या बोले हैं इसे, इन्हें भारत में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक बोले हैं, किनको, शेरशाह सूरी जी को बोले हैं। ठीक है, देखते हैं अब इनके बचपन के बारे में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ है, इनके पिता कौन सा, उसके बारे में देखते हैं। जन्म कब हुआ है, 1472 में। जन्म कब हुआ है, 1472 में। और इनके बचपन का नाम था फरीद खां। नाम क्या था बचपन का, फरीद खां। इनके पिता का नाम क्या था, हसन। इनके पिता का नाम क्या है, हसन, जो कि बिहार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं। अब जब बिहार में हैं तब इनमें क्या पोटेंशियल है, शेरशाह सूरी जी में पोटेंशियल है। और धीरे धीरे ये बिहार में जो आर्मी है, बिहार में जो सूबेदार है कौन, बहार खान लोहानी जी। बिहार के सूबेदार का नाम क्या था उस समय, बहार खान लोहानी जी। और क्योंकि इनमें सैन्य क्षमता कूट कूट कर भरी हुई है, इसी कारण उनकी आर्मी में शामिल हो गया, बहार खान लोहानी की आर्मी में शामिल हो गए कौन, शेरशाह सूरी जी। तब एक दिन घटना घट रही है, एक दिन घटना घट रही क्या, कि शेरशाह सूरी जी बहार खान लोहानी के साथ शिकार यात्रा पर गए हैं। ठीक है, बिहार के सूबेदार कौन है, बहार खान लोहानी जी। वो शेरशाह सूरी जी के साथ में कहा गए हैं, शिकार यात्रा पर गए हैं। तब सामने क्या गया, शेर आ गया। तब सामने शेर आ गया है और शेरशाह सूरी जी ने उस शेर का वध कर दिया। ठीक है, मतलब क्या है, जो सूबेदार है कौन, बहार खान लोहानी जी, उनकी रक्षा की है, इस शेर की हत्या कर दी है शेरशाह सूरी जी ने। तब इस बात से खुश है कौन, बहार खान लोहानी जी। और इन्होंने फरीद खान नाम के व्यक्ति को क्या उपाधि दी है, शेर खां की उपाधि दी। ठीक है, बाद में वही कौन बनेंगे, शेरशाह सूरी। बाद में वही व्यक्ति यानी कि फरीद खां क्या बनेंगे, शेरशाह सूरी बनेंगे। लेकिन अभी क्या थे, फरीद थे, क्योंकि उन्होंने शेर का वध किया है। इसीलिए बहार खान लोहानी जी के द्वारा उन्हें क्या उपाधि मिली है, शेर खां की उपाधि मिली है। क्या उपाधि मिली है, शेर खां की उपाधि। अब चारों तरफ इस बात की ख्याति फैल चुकी कि एक व्यक्ति है, नाम क्या है, फरीद खां, अर्थात शेर खां। उन्होंने एक शेर की हत्या कर दी है। और धीरे धीरे बहार खान लोहानी की आंखों में इनका ओहदा बढ़ता गया है, क्योंकि इनमें क्या अच्छा पोटेंशियल है। अब इस बात से जो बाकी लोहानी सरदार हैं वो क्या असंतुष्ट है। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या, कि एक नया नवेला आदमी आया है और ये सब सूबेदार की नजर में इतना ऊंचा हो गया है। और परिणाम स्वरूप उन्होंने, लोहानी सरदारों ने इनके खिलाफ, शेरशाह सूरी जी के खिलाफ षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया है। लोहानी सरदारों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र आरंभ कर दिया है। और उस षड्यंत्र में फंस गए कौन, शेरशाह सूरी जी। वो उस षड्यंत्र में फंस गए हैं। तब बहार खान लोहानी जी के द्वारा इन्हें बिहार छोड़ने को बोला गया है। बहार खान लोहानी के द्वारा इनको बिहार छोड़ने को बोला गया है। जब बिहार छोड़ दिए तब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं ना कहीं आर्मी में भर्ती होना चाह रहे हैं, तब इन्होंने बाबर की आर्मी ज्वाइन की है। तब शेरशाह सूरी ने बाबर की आर्मी ज्वाइन की है। हमने पढ़ा है बाबर के युद्ध के बारे में, बाबर के युद्धों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से थे, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। जब मैं पढ़ाया हूं क्या, चंदेरी का युद्ध, वहां पर बार बार बोला हूं, हाईलाइट करके बोला हूं कि चंदेरी का युद्ध महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर की ओर से पार्टिसिपेट किया था। चंदेरी वाले युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर की ओर से पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो बिहार छोड़कर चले गए। इसी कारण
कोई तो काम हम करना पड़ेगा ना। इसी कारण बाबर की आर्मी भर्ती हुए हैं और चंदेरी के युद्ध में उन्होंने बाबर की ओर से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद बहार खान लोहानी जी को यह बात समझ में आएगी कि षड्यंत्र हुआ था और ये बेचारे जो हैं अच्छे व्यक्ति हैं, तब उनको वापस बुलाएंगे। 1528 में बहार खान लोहानी जी ने इन्हें वापस बुलाया है अपने राज्य। कहाँ बुलाया है? बिहार वापस बुलाया है शेरशाह सूरी जी को। जब बुलाया है तब ऐसे नहीं आएंगे, इसीलिए एक लालच दिया, प्रलोभन दिया। क्या? अपने पुत्र बहार खान ने अपने पुत्र जलाल खां का, ठीक है, बहार खान के पुत्र का नाम क्या है? जलाल खां, उनका संरक्षक बनाया है। ठीक है, बहार खान लोहानी ने शेरशाह सूरी जी को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक बनाया है। कुछ दिनों बाद बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाएगी। तब शेरशाह सूरी ने जलाल खां को बनाया, शासक बनाया, इनको बनाया है क्या? शासक। और खुद इनके नाम से क्या बन गए हैं? प्रतिशासक बन गए हैं। मतलब इन्हों अप्रत्यक्ष रूप से यही क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। ठीक है, जो इनका पुत्र है, बहार खान का पुत्र नाम क्या है? जलाल खां, इनको शासक घोषित किया है। लेकिन चल किसकी रही है? शेरशाह सूरी की चल रही है, क्योंकि ये क्या है? इनके संरक्षक हैं और इनके पास तो भी नॉलेज है नहीं। इसी कारण क्या है? ये प्रतिशासक बन गए और इनके नाम से ही अपना राज्य चला रहे हैं। कुछ दिनों बाद इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सत्ता का स्थानांतरित कर लिया, सत्ता हासिल कर ली। कुछ दिनों बाद शेरशाह सूरी जी ने इनसे सत्ता हासिल कर ली, सब बागडोर अपने हाथ में ले ली है। ठीक है, पहले क्या थे? मात्र प्रतिशासक थे, अब क्या बन गए? एक्चुअल में शासक बन गए हैं। और तब क्या है? एक बहुत बड़े थ्रेट है किसके लिए? हुमायूं के लिए बहुत बड़े थ्रेट है। कौन है? शेरशाह सूरी। अब दोनों के मध्य विवाद क्या है? बंगाल वाला एरिया। कौन सा विवाद है? बंगाल का एरिया शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य विवाद का कारण है, क्योंकि ये कहाँ के व्यक्ति हैं? बिहार के हैं, मतलब बंगाल पास से पड़ते हैं। और मुगलों के लिए बंगाल का एक ऐतिहासिक नगर है, वहां पर वो कब्जा करना चाह रहे हैं। इसी कारण दोनों में क्या है? मतभेद है। दोनों बंगाल पर अपना अधिकार हासिल करना चाह रहे हैं। तभी बार बार इनके और हुमायूं के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। 2 बार वो हार चुके हैं। चुनार के प्रथम और सेकंड घेरे में शेरशाह सूरी जी हुमायूं से हार चुके हैं, लेकिन हर बार अपनी सेना को और खुद को संगठित करते हैं और फिर से हुमायूं पर अटैक करेंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि चौसा के युद्ध में फिर 1539 में हुमायूं को पराजित किसने किया है? शेरशाह सूरी जी ने पराजित किया है। और जिसके बाद शेर खान ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की है। ठीक है, सबसे पहले नाम क्या था? फरीद खां था, क्योंकि शेर को मारा इसलिए क्या बन गया? शेर खां बन गए हैं। और इस युद्ध के पश्चात, चौसा के युद्ध के पश्चात शेर खान ने क्या उपाधि ली है? शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की है। ठीक है, इसके बाद एक युद्ध और कौन सा हुआ है? बेलग्राम या फिर कन्नौज के युद्ध कब हुआ? 1540 में। और इस युद्ध में भी हुमायूं हारा है। जीते कौन है? शेरशाह सूरी जीते हैं। और इस युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा वाले इलाके पर अब शेरशाह सूरी जी का अधिकार हो गया। वो अब क्या बन गया? भारत के बादशाह बन गए। वो अब भारत के बादशाह बन चुके हैं। और 1540 से लेकर 1555 तक अब दिल्ली और आगरा वाले इलाकों पर मुगलों का अधिकार नहीं रहेगा। किनका अधिकार रहेगा? इस सूर्यवंश का अधिकार रहेगा। बाद में 1555 इस ईयर में हुमायूं पुनः आएगा और पुनः भारत पर यानी दिल्ली और आगरा पर अधिकार प्राप्त करा। लेकिन उस 15 वर्ष के दौरान जो घटना हुई हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। मतलब क्या है? अगला हेडिंग डालना शेरशाह सूरी के शासन काल में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में अपन को पढ़ना है। इनके शासन काल में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, देखते हैं अब शेरशाह सूरी जी के समय हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। कौन कौन सी घटनाएं उनके शासन काल में हुई हैं, कौन कौन सा अभियान उन्होंने किया है, उसी को हम लोग क्या बोले हैं? राजनीतिक घटनाक्रम बोले हैं। देखते हैं अब शेरशाह सूरी जी के समय में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। ठीक है, पहला अभियान उन्होंने कौन किया है? कौन सा? गख्खर प्रदेश का अभियान। कौन सा अभियान किया है? गख्खर प्रदेश की विजय, या फिर बोले इसी को क्या? गख्खर प्रदेश का अभियान। कौन सा एरिया है?
ये भारत का उत्तर पश्चिम का इलाका है, ये भारत का उत्तर पश्चिम का इलाका है, जहां पर शेरशाह सूरी ने क्या किया है, विजय अभियान किया। जब विजय अभियान किए हैं तब उनका सामना किससे हुआ है, गख्खर जाति से हुआ। किससे हुआ है, उनका सामना गख्खर जाति से हुआ है। और इस जाति के व्यक्ति को, इस जाति के लोगों को हराकर उन्होंने इस उत्तर पश्चिम वाले एरिया पर अब अधिकार कर लिया है। शेरशाह सूरी जी ने गख्खर जाति को 1541 में हराकर इस भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया है। कौन सा विजय था, गख्खर प्रदेश की विजय। अब हमने देखा है क्या, चुनार के द्वितीय घेरे के पश्चात शेर खां कहां भागे हैं, बंगाल की ओर भागे हैं और उन्होंने बंगाल को उजाड़ दिया। बंगाल को उजाड़ दिया, उन्हें आर्थिक क्षति पहुंचाई थी। इस बारे में अपन देखे हैं जब पढ़ते क्या, हुमायूं। अब जब बंगाल वाला एरिया, अब जब बंगाल भी शेरशाह सूरी जी के अंतर्गत आ गया, उनके राज्य के अंतर्गत आ गया है, तब जो बंगाल के लोग हैं या बंगाल के गवर्नर हैं, उनके मन में क्या है, असंतोष है। शेरशाह सूरी के प्रति क्या है, असंतोष है। इसीलिए इस वाले एरिया में बार बार विद्रोह है, बंगाल वाले एरिया में बार बार विद्रोह हो रहे हैं। और बंगाल वाले एरिया में ही एक गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर कौन है इस समय, खिज्र खां है। इनके द्वारा ही विद्रोह संचालित हो रहा है। ठीक है, गवर्नर कौन है इसमें, बंगाल के खिज्र खां हैं और इनके द्वारा ही विद्रोह किया जा रहा है। तब शेरशाह सूरी जी ने इस खिज्र खां को गिरफ्तार किया, खिज्र खां को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के पश्चात इस विद्रोह का दमन हो गया। ठीक है, खिज्र खां को गिरफ्तार किया और इनको गिरफ्तार करके इस विद्रोह का वो दमन कर पाए हैं। लेकिन उनके मन में क्या है कि अब अगर एक गवर्नर को फिर से मैं अपॉइंट करूं तो पॉसिबिलिटी है क्या, ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर फिर से विद्रोह हो सकता है। और इसी कारण विद्रोह की आशंका से ही शेरशाह सूरी जी ने क्या किया है, गवर्नर का पद ही समाप्त कर दिया। बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर दिया क्योंकि यहाँ पर विद्रोह होने के चांसेस हैं। इसी कारण इन्होंने बंगाल के गवर्नर के पद को यह कर दिया है, समाप्त कर दिया। बोल रहे हैं क्या, अब से बंगाल में कोई भी गवर्नर नहीं रहेगा। बंगाल में अब से गवर्नर नहीं रहेगा। अगर गवर्नर रहेगा नहीं तो फिर शासन स्थापित कैसे होगा, कैसे प्रशासन वहां पर स्थापित हो पाएगा। तो इस बात को, इस समस्या को जानकर उन्होंने एक उपाय सोचा है। सोचा है क्या कि बंगाल को किसी गवर्नर को ना देकर उन्होंने बंगाल को छोटे छोटे 19 सरकारें में बांटा है। ठीक है, बंगाल के 19 हिस्से किए हैं और सबको क्या बोला है, सरकार बोला है। क्या बोला है, सरकार बोला है। बंगाल को 19 सरकारों में उन्होंने विभाजित किया। शेरशाह सूरी जी ने गवर्नर को पूरा बंगाल ना देते हुए बंगाल को 19 सरकारों में बांटा है और प्रत्येक सरकार में, प्रत्येक एरिया में एक अधिकारी अपॉइंट किया है। प्रत्येक सरकार में एक अधिकारी अपॉइंट किया है, उसका नाम क्या है, सिकदार-ए-सिकदारान, ये पद का नाम है। ठीक है, जो क्या है, एक सरकार का प्रमुख है, उसको हम लोग क्या बोले हैं, सिकदार-ए-सिकदारान। और ये शेरशाह सूरी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, जो सिकदार-ए-सिकदारान है, जो सरकार के प्रमुख है, वो शेरशाह सूरी जी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। और अगर कहीं भी विद्रोह होता है तो डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है कहां तक, शेरशाह सूरी जी तक, और इस विद्रोह का दमन तुरंत वो कर लेते हैं। और इन सब सरकारों को बांटकर, इस बंगाल को अलग सरकारों में बांटकर उन्होंने जो विद्रोह हो रहे थे बार उन सब विद्रोह का दमन कर दिया। अब जनता क्या है, खुश है, क्योंकि बड़ी कुशलता से बंगाल के राज्य का संचालन कर रहे हैं कौन, शेरशाह सूरी जी के अधिकारी है, नाम क्या है, सिकदार-ए-सिकदारान। क्लियर है, इस तरीके से बंगाल विद्रोह का दमन हुआ है। अब देखते हैं अगला, रायसेन विजय अभियान। ठीक है, रायसेन अभियान, ध्यान देना, बहुत अच्छा काम किए शेरशाह सूरी जी, बहुत अच्छा काम किए, हर काम बहुत परफेक्ट किए हैं उनके पूरे जीवन काल में। एकमात्र बोलना चाहिए क्या, एकमात्र कलंक क्या है कि उन्होंने रायसेन के शासक पूरनमल चौहान की हत्या की है। ठीक है, हत्या की, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया, षड्यंत्र पूर्वक हत्या की है। शेरशाह सूरी जी ने इनकी षड्यंत्र पूर्वक हत्या की है, धोखे से हत्या की है। ठीक है, पूरा जीवन काल बहुत ही भव्य रहा है, बहुत ही बेहतरीन रहा है। मात्र और मात्र एक कलंक क्या है कि इन्होंने रायसेन के शासक पूरनमल चौहान की हत्या षड्यंत्र पूर्वक की है, मतलब धोखे से हत्या की है, और ये उनके पूरे जीवन काल पर एकमात्र कलंक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किससे डिसअपॉइंट थे या कौन सा कलंक है, रायसेन के शासक पूरनमल चौहान की हत्या इन्होंने षड्यंत्र से की है, धोखे से की है, और ये उनके जीवन पर क्या है, एकमात्र कलंक है।
फिर अभियान किया उन्होंने कौन सा, मारवाड़ का अभियान। कौन सा अभियान किया है, मारवाड़ का अभियान। ठीक है, अब देखना दिल्ली पे हो गया अधिकार, आगरा पे हो गया, उत्तर पश्चिम में हो गया है, और मध्य वाले क्षेत्र में जो सेंट्रल रीजन है वहां पर भी इनका अधिकार हो चुका है। तब इनकी आकांक्षा क्या है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, इनको भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। तब जो राजपूतों के इलाके हैं, राजपूतों के इलाकों में इन्होंने अभियान छेड़ा है। शेरशाह सूरी जी ने राजपूतों के इलाकों में अभियान छेड़ा है। ध्यान देना, राजपूत कहाँ अभी राजस्थान वाले एरिया में है, जहां पर उनका राज्य भी छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ है। तब इन्हें लग रहा है क्या, शेरशाह सूरी जी को लग रहा है क्या, छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्यों को जीतना आसान है, ऐसा लग रहा है किनको, शेरशाह सूरी जी को। ठीक है, अंदर राजस्थान का एरिया है, वहां पर बहुत सारे राजपूत अभी शासन कर रहे हैं, और इसी बात को जानकर उन्हें लग रहा है क्या कि छोटा राज्य है, इसीलिए आक्रमण करना आसान होगा, और इसी उद्देश्य से उन्होंने मारवाड़ विजय अभियान किया। किसने, शेरशाह सूरी जी ने मारवाड़ विजय अभियान किया है, जहां पर उनका सामना मारवाड़ के शासक मालदेव से हुआ है। किसने हुआ है, मालदेव से हुआ है। अब मालदेव के दो सेनापति है, मालदेव के दो सेनापति, नाम क्या है, जयंता और कुंपा। क्या नाम है, जयंता और कुंपा। जब शेरशाह सूरी जी ने इन पर आक्रमण किया है, तब ये बड़ी वीरता से लड़े हैं मालदेव जी और उनके दो सेनापति जी। हालांकि इनके पास आर्मी कम है, लेकिन फिर भी इतनी बहादुरी से लड़े हैं कि ये जीत नहीं पा रहे, ये अब हारने वाले हैं। ठीक है, अभी फ्रंट फुट पे कौन है, मालदेव जी हैं, ये हार रहे हैं, शेरशाह सूरी जी हार रहे हैं। तब इन्होंने कूटनीति का सहारा लिया है, और कूटनीति से ही इन्होंने मालदेव को पराजित किया। ठीक है, जब फेस टू फेस हो रहा है उसमें मालदेव जीत रहे हैं, शेरशाह सूरी हार रहे हैं। एक छोटा राज्य है लेकिन फिर भी हार रहे हैं कौन, शेरशाह सूरी जी। तब इन्होंने कूटनीति पूर्वक मालदेव को हरा दिया है, और किसी तरीके से ले देकर जीत गए हैं क्या, मारवाड़ अब शेरशाह सूरी जी जीत गए हैं, लेकिन पसीने छूट गए। लेकिन इस विजय में उनके पसीने छूट गए। तब उन्होंने एक कथन कहा, तब शेरशाह सूरी जी ने एक कथन कहा है क्या, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं प्रायः पूरा हिंदुस्तान खो चुका था। ठीक है, इस अभियान के दौरान राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुए कि उनके मुंह से एक कथन निकला क्या, कि मुट्ठी भर बाजरे, मतलब एक छोटा राज्य है, यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं, एक छोटे राज्य के लालसा में। ठीक है, जब उन्होंने अभियान किया है तो उन्होंने उसके संज्ञा दी, किसकी, मुट्ठी भर बाजरे की संज्ञा दी। क्या बोल रहे हैं, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए प्रायः पूरा हिंदुस्तान खो चुका था, क्योंकि अगर इस युद्ध में हारते तब मालदेव का अधिकार दिल्ली और आगरा पर हो जाता है। और इसी कारण उन्होंने कहा क्या, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान लगभग खो चुका था। लेकिन जीत गए हैं कौन, शेरशाह सूरी जी कूटनीति पूर्वक इस युद्ध में भी जीत गए हैं। मतलब क्या, मारवाड़ पर भी अब उनका अधिकार हो चुका है। ठीक है, अब एक बड़े एरिया पर उनका अधिकार स्थापित हो चुका है। तब इन्होंने एक अभियान और किया। कौन सा अभियान, कालिंजर अभियान। कौन सा अभियान किया है, कालिंजर अभियान, जहां पर इस समय कालिंजर के शासक कौन है, कीर्तिदेव है। कौन है, कीर्ति सिंह देव जी इस समय कालिंजर के शासक हैं। इनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है। तब इन्होंने कीर्ति सिंह जी के जो एरिया है, कौन सा एरिया है, कालिंजर को सब तरफ से घेर लिया है। कीर्ति सिंह जी पीछे फंसे हुए हैं। ठीक है, अब घेरे 7 महीने हो गए, इस किले को घेरे हुए 7 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये समर्पण नहीं कर रहे हैं, फिर भी कीर्ति सिंह जी समर्पण नहीं कर रहे हैं। तब शेरशाह सूरी जी ने अपनी आर्मी को आदेश दिया क्या, कि अब गोले से उड़ा दो, अब बारूद से इस किले को उड़ा दो। ठीक है, 7 महीना हो गया, लेकिन ये सरेंडर नहीं कर रहे हैं। तब इन्होंने अपनी आर्मी को आदेश दिया क्या, कि तोप से या बारूद से इस किले को उड़ा दो। जब आर्मी ने बारूद सेट किया, तब एक बारूद छिटक कर इनके पास ही गिर गया, और जिससे इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, जब 7 महीने हो गया तब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तब इन्होंने अपनी आर्मी को बोला क्या, बारूद चलाओ, और दुर्भाग्यवश दुर्घटना से एक बारूद आकर इनके पास ही फट गया, जिसमें इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, एक दुर्घटना से एक बेहतरीन एम्बिशियस पर्सन शेरशाह सूरी जी की बाद में मृत्यु हो गई है। ठीक है, इस तरीके से इनका शासनकाल समाप्त होता है। और इनके बाद के जो सूर्यवंश के शासक हैं इतने योग्य नहीं है, और बाद में हुमायूं दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार कर लेगा। उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से युद्ध के द्वारा हुमायूं ने फिर से अपना राज्य स्थापित किया। सिकंदर सूर्य के बारे में पढ़े, ठीक है ना, वो सब और पढ़ चुके हैं।
इनके जो बाद सूर्यवंशी व्यक्ति इनके बाद वो उतने योग्य नहीं है और हुमायूं ने अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। ये था इनके बारे में, शेर शाह सूरी जी के बारे में। अब तक अभी हो चुका है समाप्ति है, ठीक है। अब इनके बारे में जो बचा हुआ है वो अगली क्लास में देखते हैं। साथ में देखेंगे क्या मुगल कालीन प्रशासन, ठीक है, इनके बारे में जो बचा है वो खत्म करेंगे। साथ में देखेंगे क्या मुगल कालीन प्रशासन, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।